नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मौसम के कहर पर। दरअसल मौसम का जो अलर्ट है वो मध्य प्रदेश में बहुत खतरनाक उस पर जा रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में भारी बारिश है और कह सकते हैं कि ये जो बारिश का आलम है उसने जुलाई के महीने में ही न केवल रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जो पानी गिरना चाहिए, जो बारिश होनी चाहिए, उससे दोगुना पानी गिर गया है। सारे बांध लबालब हो गए और ये भी कह सकते हैं कि जितना नदियों में पानी होना चाहिए उससे 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 ज़्यादा स्थिति खराब है। मालवा की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, मध्य प्रदेश में भोपाल की बात करें, महाकौशल, सब जगह चौतरफा पानी है। शाहजहाँपुर, आगर की अगर बात करें, नर्मदा जी खतरे के निशान के आसपास हैं। तवा बांध के सारे गेट खुल चुके हैं। इसके अलावा अगर भोपाल की बड़ी झील की बात करें तो पिछले दिनों, कल की अगर बात हो तो यहाँ कलिया सोत समेत बड़ी झील के 5 और 7 गेट खुल चुके हैं। तो ये सारी स्थितियाँ हैं कि पानी एक तरह से बारिश जो है वो कहर बरपा रही है। मध्य प्रदेश में खेती की क्या स्थिति है, शहरों का क्या हाल है। पहली बारिश में नदियाँ बन चुकी थी। तो इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी, आशीष दुबे जी, और स्काइप पर हैं किसान नेता केदार शंकर सिरोही, और गांव देहात से जुड़े हमारे रमेश सिंह जी भी टेलीफोन लाइन पर हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, असल में खेती का भी मामला है। शहरों में तो ठीक है, पानी बहता है, नालियां सड़कों पर आती हैं और कुछ जो नालियां या नालों के पास बस्तियां होती हैं वहाँ झुग्गियां घर बनते हैं, वो पानी से भर जाते हैं। लेकिन खेतों की क्या स्थिति है, किसान के क्या हाल है, और इसके अलावा धान की क्या स्थिति है, ये भी। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक और हमारे विशेष मेहमान मौसम विशेषज्ञ जीडी मिश्रा भी जुड़ गए हैं। जीडी मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार हमारे सभी दर्शकों का। दरअसल क्या कहती है आपकी मौसम वैज्ञानिकों की जो राय है कि मध्य प्रदेश में जो बारिश है वो कितना और जाएगी? हम नहीं कहते कि बारिश थम जाए, लेकिन थोड़ा कम बरसे, क्योंकि गति बहुत तेज है और नदी नाले उफने हुए हैं। आपकी राय? देखिए, खासकर जुलाई और अगस्त हमारे यहाँ प्रदेश में पीक पीरियड होता है जी। और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दोनों तरफ से जो नमी आती है और प्रदेश में वर्षा करती है। और अमूमन तौर पर हर साल ये स्थिति आती है। वर्षा तो जरूरत भी है, फसलों के लिए जरूरत है। हम लोग धान की खेती भी हमारे प्रदेश में, सोयाबीन की भी होती है, फिर रबी के लिए भी पानी चाहिए। तो ये सिस्टम जो अभी वर्तमान में कल से कमजोर, थोड़ा सा कम वर्षा हो जाएगी। कल तक तो रहेगा, कल के बाद थोड़ा सा राहत हो जाएगी, करीब 4-5 दिन, 6-7 दिन वर्षा तो होगी। लेकिन इतनी तेज मिश्रा जी, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पानी बंद हो जाए, क्योंकि ऊपर वाला भी लगता है कि लोकतंत्र पर भरोसा रखते हैं। ईश्वर भी आजकल लोग कहते हैं कि बहुत बारिश हो रही है और पता होता है कि बारिश कम हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत सर्दी पड़ रही है और सर्दी कम पड़ जाती है। तो मौसम का जो आनंद भारत के लोगों को है, गर्मी, बारिश और सर्दी सबका, वो बराबर मिले। बारिश बहुत तेज हो रही है, जो आप भी जानते हैं इस बात को, किसान भी जानते हैं कि अगर धीमी बारिश होती है तो वो खेत में पानी बैठता है और उस पर वाटर लेवल भी ठीक होता है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि बहुत बारिश हो रही है, बारिश होती रहे, लेकिन थोड़ा कम कम होती रहे। जी। पूरी मध्य प्रदेश में रीवा संभाग, शहडोल संभाग और ये कटनी से ऊपर का एरिया, वहाँ भी अभी भी सीधी वगैरह में काफी कम वर्षा है। और खासकर झाबुआ वगैरह का जो आगर, झाबुआ वगैरह, यहाँ भी वर्षा एक कम है। बाकी पश्चिम प्रदेश पर्वतार है, जैसे भोपाल की बात करें तो करीब 900 मिलीमीटर वर्षा भोपाल में हो गई और सामान्य से ज्यादा वर्षा चल रही, 400-500 मिलीमीटर। अभी 1 महीना बाकी है। तो वर्षा का क्रम लगभग यही रहता है हर साल। आप देखेंगे जब भी कोई चीज ऐसा फिनोमेना आता है तो लोग कहते हैं इस साल बहुत वर्षा हुई, बहुत गर्मी, बहुत बरसात। और ये चूंकि अब नदियों में देखिए रेत नहीं बची, पेड़ पौधे नहीं बचे, तो ये बहाव और ये बाढ़ की स्थिति ज्यादा विकराल हो जाती है पहले की तुलना। पुराने जमाने में ये स्थिति थोड़ा सा कंट्रोल होती थी। दूसरा, नदी नाले आप देखेंगे कि रोड में भरे हुए हैं, जाम है, मकान बना लिया है, गंदगी पड़ी हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आबादी बढ़ती जा रही है, हमारी जमीन उतनी है, हमारा कचरा और दूसरा सामान हम डाल देते हैं, खुद भी लोग जागृत नहीं है। और जो रोडें बनती हैं आप देखेंगे कि किसी भी शहरों में उसमें ढलाव वगैरह की उतनी प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती कि उसका पानी बह जाए। या आबादी बढ़ गई है, जगह कम है, तो लोग घनत्व तो ज्यादा हो गया है, झुग्गी झोपड़ी नदी किनारे बसे हुए हैं, तो वहां बाढ़ का पानी आ रहा है। तो बचाव भी होता है। और अभी तो देखेंगे कि बिजली गिरने की संभावना है, गरज चरम की स्थिति ज्यादा होती। पहले मानसून सेट हो जाने पर नहीं होती थी, तो लोगों को जब बिजली गरजे तड़के तो पेड़ के नीचे या बिजली के तार के नीचे कभी कदापि न बैठे।
मोबाइल वगैरह जो गैजेट्स हैं वगैरह ये सब बंद कर लें तुरंत, और मोटरसाइकिल वगैरह में हो गरज चमक की स्थिति थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो सावधानी में सुरक्षा है। और जहां तक वर्षा की स्थिति, थोड़ा सा एक आध हफ्ते कम वर्षा होगी, मतलब वर्षा तो होगी क्योंकि मानसून का समय है, दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है, तो थोड़ा सा ये जो स्थिति है कम हो जाएगी और बाढ़ में भी राहत आ जाएगी। बिल्कुल, आपने बहुत विस्तार से कहा। आप टेलीफोन पर हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अक्सर लोग नदियों के रास्ते पर घर बनाते हैं, बस्तियां बसाते हैं, फिर बाद में जब बारिश होती है तो हल्ला मचाते हैं कि बारिश का पानी घरों में घुस गया, जबकि हम नदी के घर में घुस जाते हैं, तालाब के घर में घुस जाते हैं और बारिश में वो पानी हमारे घरों में आता है। तो आधी सी दिक्कत तो हम ये बता दें आपको कि इंसान द्वारा प्रदत्त की हुई है और प्रकृति उसमें कहीं ज़्यादा दोषी नहीं है। लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास, केदार शंकर सरोही जुड़ गए। केदार जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद सर। दरअसल खेती की क्या स्थिति है, क्योंकि ये जो बारिश शहरों के लिए तो कई बार पकौड़े खाने वाली होती है, शाम रंगीन करने वाली होती है, लेकिन आपको लगता है कि जो स्थिति है वो बिगड़ रही है गांव में क्या? देखिए जी, गांव में स्थिति बिगड़ रही है। जो वाटर टेबल जिस तरह के डैम भराने चाहिए थे, जो सितंबर तक भराते थे, वो इस बार आधी जुलाई में ही भरा गए। इसका मतलब है कि पानी बड़ी तीव्रता के साथ में गिरा है, बड़ी तेजी के साथ में गिरा है। एक बात जरूर की, जो धान की खेती है उसके लिए क्या स्थिति है इस बारिश में? ये धान के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, कंफर्टेबल पोजीशन में है अभी वो तो, परंतु सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का इलाका है, तो सोयाबीन में जो है वो गलने की प्रॉब्लम आने लगी है। आप देख रहे होंगे शहर में अभी वेजिटेबल के भाव बढ़ने लग गए हैं, तो जो वेजिटेबल हमारा था उसका जो छोटा रोपा था उसका जड़ें गलने लगी है, तो जो वेजिटेबल क्रॉप है उस पर भी तकलीफ मतलब देखने को मिल गई है। इन सब के बीच में जो रेगुलर और बहुत ज्यादा तेज बारिश होने के कारण हो क्या रहा है कि जो हम लोग इंटरकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं खेती में, वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। जो क्रॉप मैनेजमेंट के लिए और क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए जो स्टेप्स हमको लेनी चाहिए थी, दवा छिड़कना है, कहीं फर्टिलाइजर डालना है, वो तमाम चीजें हमारी डिस्टर्ब हो गई है। उसका अल्टीमेटली जो नुकसान आ रहा है कि बारिश और दूसरा ये दोनों मिला के वो हमारे प्रोडक्शन पे नेगेटिव आएगा। वेजिटेटिव ग्रोथ जो उसकी बढ़ने की क्षमता थी, लंबा समय एक जैसा पानी गिरने से फसल की वृद्धि रुक गई। अब देखिए सोयाबीन आज 30, 40, 35 दिन का हो गया, अगले 4-5 दिनों में छोटे छोटे फूल आने लग जाएंगे और अभी बढ़ाई उनकी कुछ भी नहीं है, 4 इंच 5-6 इंच का सोयाबीन रहा है। तो कुल मिला के अगर इस तरह का ये चलता रहा तो हमको इस खरीफ सीजन में नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश सिंह जी, बात शुरू हुई थी, जीडी शर्मा जी मिश्रा जी ने कहा है कि नदियों में भी चूंकि रेत कम हो गई है, उसमें बारिश में भी रेत की एक तरह से खनन जारी है, तो रेत की कमी से नदियों की हालत खराब हो रही है, वो अलग बात है। उनका जो जलीय पर्यावरण है वो भी बिगड़ रहा है। तो रेत को लेकर क्या स्थिति, क्योंकि आपका जो किनारा वो नर्मदा जी का किनारा भी है, उस तरफ क्या हाल है नर्मदा जी के और उनकी सहायक नदियों के? राघवन जी, इस समय लबालब चल रही नदियां और रेत का जो खनन था नर्मदा में वो तो रुका हुआ है इस समय, क्योंकि नर्मदा का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस स्थिति में खनन हो नहीं सकता। अच्छा, बाकी जो जलाशय है पूरे भर चुके हैं। मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार देखा है कि बारना डैम पहले दिन की वो जो बरसात थी उसी में उसके गेट खुल गए थे, तो जलाशय पूरे लबालब भर गए हैं। इसका फायदा रबी की फसल में मिलेगा, इसका एक पहलू तो ये है। अच्छा, जमीन का जो नदी नाले जब उफान पे आते हैं राघवन जी, तो जो जमीन का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है, तो एक वो फायदा हुआ है। अच्छा, धान की खेती में फायदा है, इस समय मोटर या डीजल के नहीं चलाने पड़ रहे हैं। धान के लिए जो मचाई के लिए जो पानी भरने की समस्या आती थी, नदी नाले पानी खींच डालते थे, तो वो समस्या खत्म हो गई है। नदी जो धान के वो लबालब भरे हुए है। लेकिन इसके अलावा कुछ नुकसान भी है, जैसे जो नदी किनारे नालों के किनारे जो बस्तियां, निचली बस्तियां हैं, उनमें पानी भर जाता है। हर साल स्थिति जब पानी ज्यादा गिरता है तो वो होता है। कुछ फसलों को भी, जैसे सोयाबीन, अभी केदार जी ने बताया, सोयाबीन है, तुअर है, मक्का है, और ये जो सब्जियों की फसलें हैं इनको नुकसान है, इनकी बढ़त रुक गई है। और अगर पानी ज्यादा इसी की तरह गिरता है, सोयाबीन तो लगभग अगर नहीं गला तो उसकी बढ़त इतनी रुक जाएगी, का उत्पादन नहीं होगा। तुअर, हालांकि तुअर की जो बोनी है वो इस तरह से करने लगे हैं किसान की, उसमें पाँव बना के लगाते हैं तो उसके गलने की संभावना होती है। मक्का में भी ये स्थिति, मतलब ये टेक्निक करने लगे, लेकिन फिर भी अगर अधिक वर्षा होती है
तो फिर वो अगर नहीं कर पाते उनकी राहत हो जाती है और उसका अल्टीमेट नुकसान। बिल्कुल मैं लौटूंगा, लेकिन आपकी बातचीत से ये बिल्कुल सही लग रहा है कि धान की खेती करने वाले इस समय खुश हैं और सरकार भी इस बात पर खुश होगी कि जो खरीफ की फसल है वो बेहतर आएगी। तुअर की आपने बात की, मक्का की बात की, तो कुल मिलाकर आज ये एक तरह से किसान भाइयों की चर्चा है। हमारे साथ टेलीफोन स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे 2 पत्रकार साथी। आशीष जी, खेती किसानी की बात है, अक्सर राजनीति की बात हम लोग करते हैं, लेकिन आज खेती की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 15 दिनों से मध्य प्रदेश में धुआंधार बारिश है और उस बारिश का असर ये है कि अगर फसल अच्छी है तो फिर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, किसान की भी और सरकारों की भी। तो ये जो स्थिति है बारिश वाली, वो बताती है कि आने वाला समय कम से कम कृषि के हिसाब से तो बेहतर है, और कृषि अगर खेत हंसेंगे तो हमें लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था भी मुस्कुराएगी। आपकी राय? बिल्कुल, बात तो सही है कि बारिश का इंतज़ार था और इस बार लोगों को लगा था कि गर्मी बहुत भीषण है, तो इस बार बारिश भी भीषण हो गई। तो ये बड़ी समस्या भी है, राहत भी है, आफत भी है, सारे ये मिला जुला एक स्वरूप है। लेकिन जैसा अभी मौसम विभाग का भी आकलन आ रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि चावल के लिए तो ठीक है बारिश, लेकिन सोयाबीन के लिए दिक्कत हो रही है, ये फसल खराब हो सकती है, इसका मतलब ये है। और ज़्यादा बारिश में वैसे भी बुआई और ये सब चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं। तो अब इस पे प्रकृति पे तो किसी का कोई बस है नहीं कि कैसे खेती ही सबसे बड़ा जुआ है जो मौसम पर ही निर्भर है। ज़्यादा बारिश में भी दिक्कत है, कम में भी, तो वो समस्या है। आर्थिक स्थिति यकीनन अगर चावल का जो उत्पादन है उससे वो बेहतर, उस पर फ़ायदा हो सकता है, लेकिन दूसरी फसल को देखना होगा। अभी राहत की बात यह है कि अभी जो जैसा कहा जा रहा है कि 7-8 दिन अभी बारिश थमेगी, थोड़ा सा कम होगी, तो हो सकता है उस समय तक किसान जो हैं उन अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर लें और थोड़ा सा हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें कम से कम नुकसान हो। लेकिन दूसरी बात, शहर में जो समस्याएं पैदा हुई हैं उसका तो कोई अंत ही नहीं है समस्या। और वो समस्या जो किसानों की जो समस्या है वो प्रकृति की इस रूप की वजह से आई है, लेकिन शहरों की जो समस्या है वो सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से सामने आई है। अगर पुल बहे हैं या लोग घर छोड़ के सड़कों पर आ गए हैं या घुटने घुटने तक पानी है, तो ये सरकार द्वारा पैदा किया डिजास्टर है। इसमें ये हर साल बातें होती हैं और उसमें कुछ नहीं होता। तो ये मुझे लगता है किसानों की चिंता वाजिब है, लेकिन इस शहरों की जो बदहाली है उसके लिए सरकार की चिंता लोगों को करना चाहिए कि इसको कैसे इनको ठीक किया जाए और कैसे ये व्यवस्थाएं हमेशा के लिए ठीक हों। वो अब जरूरी है, क्योंकि सरकार को पता, और सरकार का हमेशा एक तर्क होता है कि ये अंदाज से ज्यादा पानी गिर गया। ये तो कोई समझ नहीं होती कि पानी ज्यादा गिर गया तो पुल धंस गया, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर इंजीनियर ने बनाया है या वो पुल किसी मतलब और किसी से बनवा लिया? तो ये सारी चीजें ये गलत है और इस पर बात होनी चाहिए और जनता को इस पर बात करनी चाहिए सरकार से। बिल्कुल, तो ये अवेयरनेस की बात भी, लेकिन जो आपने शहरों वाला मुद्दा जोड़ा कि योगीराज जी, दरअसल निचले इलाकों में बस्तियां बस जाती हैं, नदी किनारे तालाब किनारे लोग घर बना लेते हैं, और फिर ये समस्या जैसा आशीष जी कह रहे हैं कि तब सरकार को, प्रशासन को जागते रहना पड़ेगा कि आप जल भराव के क्षेत्र में घर कैसे बनने दे रहे हैं, जल भराव के इलाके में आप अतिक्रमण कैसे होने दे रहे हैं। जब ये उस समय तो आंख बंद होती है और बारिश के समय फिर वही समस्या प्रशासन पर भी आती है और लोग भी परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस नियोजन की जरूरत है, इस प्लानिंग की जरूरत है कि अगर कोई बस्ती बस रही है तो वहाँ जल निकासी बराबर हो, प्रॉपर हो, और उसके अलावा वो ऐसी जगह पर ना बने जहाँ बारिश का पानी बैठता हो या भरता हो। आपकी राय? नहीं, देखिए, लोगों को तो जहाँ जगह मिलती है वहाँ वो सीधी भाषा में, ठेठ भाषा में बोले तो वो पसर जाते हैं, और सबसे मुफीद जगह उनको यही लगती है। या तो किसी नाले किनारे, नदी किनारे अपने घर बसा लेंगे, खाली जगह पड़ी है वहाँ जाके बसा लेंगे। सरकार को इस मामले में थोड़ा सा सख्ती से कदम उठाना चाहिए, और जब ये पानी भराता तो एक समस्या फिर ये आती, फिर ये मुआवजे के लिए खड़े हो जाएंगे और सरकार फिर उनको मुआवजा बांटेगी। तो एक तो उनको बसने दे रहा है, फिर दूसरा आप रुपए से उनको मुआवजा बांट के आप दूसरा नुकसान कर रहे हो, आप सरकारी खजाने का नुकसान कर रहे हो आप। तो ये जो पहली बात आपने की कि ये बस्तियां बस कैसे जाती, इस पर क्या अफसरों की नजर नहीं जाती? हमने तो भोपाल में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ से रोज नगर निगम के अफसर और मंत्री और सब उस एरिया से जाते हैं, तो मालूम पड़ा कि उनकी आंखों के सामने बड़ी बड़ी बस्तियां बस रही हैं, बड़े बड़े मार्केट खुल गए हैं, सड़कों तक मार्केट आ गए हैं। और अब ये जो मैं तो ये मानता हूँ, ये जो प्रकृति की जो मेहरबानी होती है, प्रकृति की जो कृपा होती है, चाहे वो बारिश के रूप में हो चाहे गर्मी के रूप में, ये इंसान को अपनी हद बताती है। आज भोपाल में बड़े तालाब की मुनारे लगा के नगर निगम परेशान हो गया, उसकी बाउंड्री तय नहीं कर पाया।
नगर ने भोपाल के बड़े तालाब का पानी किन किन अस्पतालों में घुसता है और क्यों वहाँ अस्पताल और ये मैरिज गार्डन बन गए और कैसे बन गए, ये क्या नगर निगम को पता नहीं है? तो ये अपने आप तालाब अपनी हद, ये पानी से बताता है मेरी हद यहाँ तक है, आप इसको छोड़ के आप आगे कंस्ट्रक्शन करें। बिल्कुल। तो प्रकृति के इन संदेशों को भी लोगों को समझना चाहिए। और मैनेजमेंट का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, भोपाल का तो मास्टर प्लान ही पिछले 5 सालों से लोग नहीं आने दे रहे, तो जब आपका नियोजन ही गड़बड़ है। वैसे तो 93 से मेरे ख्याल से आशीष जी बताएंगे 1993-94 से मास्टर प्लान बना नहीं है, राजधानी का विकास बिना किसी प्लानिंग के हो रहा है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जल निकासी के जो प्राकृतिक रास्ते होते हैं, अगर उनको रोककर आप घर बनाएंगे, बस्तियां बसाएंगे, तो फिर वो प्राकृतिक रूप से जो पानी बहकर निकल जाता था वो कहाँ जाएगा? फिर वो रुकेगा और बस्तियों में घुसेगा। तो कहीं ना कहीं जो आपने बात की है, प्रशासन को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो बसाहट हो रही है वो ऐसी जगह पर हो जहाँ जल भराव की स्थिति ना हो, नदी किनारे ना हो, झील के किनारे ना हो, और कम से कम ऐसी जगह ना हो जहाँ बारिश में वो उनको समस्या पैदा करे। क्योंकि इसमें दो तरफा दिक्कत है, जो लोग घर बना रहे हैं वो परेशानी में है और सरकार उसके बाद उनको संभालने में लग जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिक्कत वाली है। मैं लौटूंगा आपके पास कि इस पर सरकार के जगने की जरूरत है। जनता तो भीड़ की तरह होती है, वो जहाँ जगह मिलती वहाँ जैसा आपने कहा पसर जाती है या बस जाती है। लेकिन इसके पीछे भी गिरोहबंदी है, बड़े गिरोह काम करते हैं जो चुनाव के पहले बस्तियों को बसाते हैं और बाद में मुआवजे की बात करते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। मिश्रा जी हैं टेलीफोन लाइन पर। मैं एक कुछ मोटी मोटी बात आपको बता दूं जी। एक तो जो नदियों से आप रेत निकाल रहे हैं, फिर क्या हो रहा है कि जब पानी बह के आता है तो मिट्टी तोड़ देता है आजू बाजू जी। तो जो लोगों की जमीनें हैं वो जमीन गायब हो जाए, किसी की जमीन बढ़ जाए, किसी का रकबा घट जाए। दूसरा जो नदियों किनारे पेड़ पौधे हैं जो कि वर्षा के लिए, और जो वाटर लेवल आप देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बुरी हालत हो गई। इस समय 400-500 फीट वाटर लेवल चला गया, क्योंकि जल संरक्षण के लिए हमारे यहाँ प्रदेश में कहीं ना लोग चेत रहे ना कोई कुछ कर रहा है। ये सारा पानी समुद्रों में बह रहा है। दूसरी बात आप देखेंगे जो नूर की घटना हुई अरावली पहाड़ को काटने का, आपको पता है दिल्ली वगैरह आने वाले दिनों में और बहुत मुसीबत में जाएंगी, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं वर्षा के जो पानी को रोकते हैं, जो 1000 फीट से नीचे जो बादल होते हैं वो पानी की जो लेके जाते हैं, तो अगर उनको रोकने वाला कोई नहीं, अगर हमारे पास भारत हिमालय नहीं होता तो हमारे यहाँ वर्षा ही नहीं होती। तो चाहे वो भोपाल में कोलार की बात हो या पहाड़ियों की बात हो, तो ये जो पहाड़ियां जो काट काट के कॉलोनियां बस रही हैं, ये आने वाले दिनों में हमको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। पेड़ काट के, कॉलोनी काट के। अरावली पर्वत आप देखें लाइफ लाइन है खासकर दिल्ली विल्ली की, लेकिन सब पूरा ये हर जगह लागू हो रहा। अभी आप और दूसरी बात मैं मोटी मोटी बातें बता दूं कि ग्वालियर चंबल संभाग में वर्षा कम है, शहडोल संभाग में कम है, रीवा संभाग में कम है, और जौनपुर। तो इन जो ये गेहूं और सोयाबीन का इलाका, अभी भी इनके पास वर्षा नहीं है रोपा लगाने के लिए। सिर्फ चूंकि जो हम पश्चिमी मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको वहां तरबतर है तो उनको लग रहा है कि बहुत पानी है, लेकिन आज अगर हम रीवा में, शहडोल में, उमरिया, कटनी यहाँ लोगों से बात करें तो वहाँ इनके पास पानी आज की डेट में नहीं गिरा है और वहाँ रोपा नहीं लग पा रहा है। सिर्फ हम पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है हमारा बहुत ज्यादा धान का इलाका तो है नहीं, तो जहाँ धान लगना है वहाँ अभी भी भरपूर पानी प्रदेश में नहीं है। अभी भी पूरी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो अब जो भी पानी मिलेगा अगस्त में ही मिलेगा और उनका काम अगस्त में ही चलेगा। और बरसात हमेशा होती है, कभी तेज कभी मद्दी। अब आप देखिए जलवायु परिवर्तन का युग है, ये स्थिति आने वाली है। खासकर ऐसी होती रही, कभी बहुत ज्यादा वर्षा होगी, कभी बहुत कम वर्षा होगी, असमान वर्षा। तो ये तो हमको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि कंक्रीट का हमने जाल बिछा रखा है और बसावट घनत्व इतना ज्यादा हो गया है, हमारी आवश्यकताएं इतनी ज्यादा हो गई है, लकड़ी की उपलब्धता, चाहे लोहे की, सीमेंट की, तापमान की। तो ये बहुत स्थिति गंभीर होने वाली है अगर हमने अभी तक नहीं चेता है। मिश्रा जी, आपने जो कहा उसका कुल मिलाकर लबोलाब ये है कि पहाड़ हम काट रहे हैं, वन हम साफ कर रहे हैं और नदियों से रेत निकाल रहे हैं। तो जो हमें जीवन देने वाली 3 चीजें हैं जो पर्यावरण को ठीक रखती है, वो पहाड़, जंगल और नदियां, तालाब, इन सबको हम खत्म कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम अगली जो पीढ़ी है उसके लिए संकट पैदा कर रहे हैं। हो सकता है कि हम अपना जीवन गुजारें, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए तो बहुत खराब स्थिति। आपने NCR दिल्ली का जिक्र किया कि अरावली पर्वत की वजह से वहाँ जो स्थिति बिगड़ रही है, कभी बहुत गर्मी कभी बहुत बारिश, तो ये संकट है। लेकिन वृक्षारोपण भी हम इसमें कर सकते हैं, इस बारिश का एक फ़ायदा जरूर ले सकते हैं। लोग अभी गर्मी से निपटे हैं, गर्मी एक तरह से आग बरस रही थी, बारिश हो रही है, तो कम से कम जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग जानते हैं, वो पेड़ तो लगाएं और बड़े पेड़ लगाएं, छोटे पेड़ ना लगाएं। केदार जी इसमें मदद कर सकते हैं क्योंकि किसानों से उनका वास्ता। केदार जी, इस दौर की बातचीत में संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बारिश में धान का रोपा लगाएं, सोयाबीन की रक्षा करें, लेकिन हर किसान अपने खेत में, अपने गांव में बड़े बड़े पेड़ लगाए, भले वो
1 लगाए, 2 लगाए, 100 ना लगाए, लेकिन वो बड़े पेड़ लगाए, ताकि जो मिश्रा जी जिस बात की चिंता जता रहे हैं कि पर्यावरण बचेगा तो बारिश होगी, वरना ये असामान्य बारिश हम हमेशा देखेंगे। बिल्कुल सहमत हूँ साहब मैं जी। इस पर आपकी राय कि आप खेती तो ठीक है, किसानों के बीच में किस तरह से काम करेंगे पेड़ पौधों के लिए? देखिए, ये तो किसान अपने उसका एक खेती के कल्चर में ही रहा है, सब लोग लगाते भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं, परंतु जिस स्तर पर लगना चाहिए अभी वो कमी आई है, जो छोटी होने के कारण भी किसानों में इसको लेकर और बड़ा जागरूक करने का जरूरत है, मेहनत करने का जरूरत है। पर जो हमारी सरकार है, जैसा भी बात हुआ पहाड़, केदार जी एक बात हो सकती है, जिसकी जोत छोटी है, छोटे के रकबा कम है, वो फलदार पेड़ लगाए तो फलदार पेड़ से उसको आय मिलेगी। अमरूद का पेड़ लगा सकता है, आम के लगा सकता है, जब वो आम अमरूद बाजार में बिकेंगे तो उसको कैश क्राफ्ट मिलेगी, नकदी करेगा वो उसका। उस क्षेत्र में काफी कुछ मध्य प्रदेश में अच्छा एरिया बढ़ रहा है जी। पिछले सालों में हमारे यहाँ हार्टिकल्चर क्रॉप का एरिया बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, आने वाले समय में और ये बढ़ेगा जी। रमेश जी, क्या स्थिति है गांव में? पेड़ कट रहे हैं या लग भी रहे हैं? और ना लग रहे हो तो कम से कम आपका गांव देहात से संबंध है, इस बारिश का एक फायदा जरूर ले सकते हैं कि खूब नीम, बड़, पीपल के पेड़ लगाएं, अमरूद के पेड़ लगाएं, बच्चों को खाने भी आएंगे और उससे पर्यावरण ठीक होगा। इसके साथ साथ एक मुनगा, जिसको ड्रम स्टिक कहते हैं, मुनगे का पेड़ भी लगाना चाहिए, कटहल लगानी चाहिए। ये वो चीज़ें जो किसानों को एक तरह से बाजार में सब्जी के काम भी आती है और उसके लिए नकदीकरण भी हुआ, यानी कैश क्राफ्ट होती है। आपकी राय? जी, अभी कुछ समय तक ये स्थिति थी कि पेड़ तो बहुत कट रहे थे लेकिन वृक्षारोपण नहीं हो रहा था। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि वृक्षारोपण की जो स्पीड है, गति है, वो बढ़ी है। लोगों में वृक्षारोपण के प्रति लगाव आया है, रुझान आया है। हालांकि उस स्तर पे, जिस स्तर पे हम और आप चाहते हैं, उस स्तर पे तो नहीं है, लेकिन स्पीड बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि पेड़ों का कटना कम हुआ है। जलाऊ लकड़ी के रूप में पहले मैं देखता था कि हमारे यहाँ से ट्राली, जंगल पास में ट्रालियां भर भर के लकड़ी लाते थे। अब कोई लकड़ी नहीं ला रहा जलाऊ लकड़ी, क्योंकि गैस या बिजली पे हर घर में रोटियां बन रही है। ज्यादातर घरों में एलपीजी के कनेक्शन है, कुछ बिजली से जो हीटर है उससे रोटी बना रहे हैं, तो जलाऊ लकड़ी कम हुई है, कटना कम हुआ है। दूसरी बात, ये जो सागौन वगैरह थे, ये भी कटना कम हुआ है, क्योंकि अब लोग लकड़ी के मकान बनाने के बजाय टीन शेड डाल रहे हैं। टीन शेड में क्या है, लोहे के एंगल पे डाल लेते हैं, वो टीन डाल लेते हैं, तो वो ज्यादा सस्ता पड़ता है और वो ज्यादा मजबूत भी होता है। और सबसे अच्छी बात ये, आपके गांव में और आपके खेतों में कोई पेड़ लगे हैं कि नहीं इस 1-2 साल के भीतर? जी बिल्कुल लगे, काफी मैंने खुद लगाया है। चलिए, आप भी पेड़ लगा रहे हैं और लोग पेड़ कम काट रहे हैं, इसका मतलब कि पेड़ बचेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो पर्यावरण का मामले में गिरावट आ रही है वो उसकी रफ्तार थमेगी थोड़ी सी, और थोड़ा सा मौसम भी बदलेगा। समय की कमी है। आशीष जी, सीधी सी बात है कि इस मौसम का ये लाभ हो सकता है कि बारिश तो कष्टदायी हो रही है, ज़्यादा बारिश है, लेकिन इसका लाभ ये कि लोग पेड़ पौधे लगा सकते हैं। घरों में वो अपने गमलों में बड़े बड़े पेड़ लगा सकते हैं, बड़े गमलों के भीतर, और गाँव में किसान और बाकी जगह सड़क के किनारे भी पौधारोपण या वृक्षारोपण हो सकता है। आपकी राय? क्योंकि ये एक पॉजिटिव मेरे ख्याल से काम होगा। पेड़ लगाने का अभियान सरकार चलाती है, सरकार की जो फाइलें हैं उसमें करोड़ों पेड़ लग चुके हैं सरकार के काम। हाँ जी। तो अब ये किसान कुछ कर ले या आम आदमी कुछ कर ले, पेड़ जमीन में लगेंगे तो मिट्टी का कटाव रुकेगा, पानी और इस सारी चीज़ों में और जलवायु में फर्क आएगा, तो ये हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा अभियान है, इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है कि ये अभियान आज की तारीख में भी शुरू होगा तो उसका फायदा 20 साल बाद मिलेगा। ये 20 साल तो चले गए हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो बात आई है कि बस्तियों में ये जो हो रहा है, बस्तियां जो बस जाती हैं, तो उसमें मैं कहना चाह रहा था कि बस्तियां जनप्रतिनिधि बसाते हैं अपने वोटों के लिए, और फिर वो उसको शिफ्ट नहीं होने देते हैं। भोपाल में कई ऐसी बस्तियां, मंत्रालय के सामने हजारों लोगों की बस्ती बनी हुई है विधानसभा के सामने, जो शिफ्ट नहीं हो पा रही क्योंकि वोट बैंक है। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसीलिए वो और प्रशासन ये सारे रिस्क लेता है और ये स्थितियां बनती हैं कि योगीराज जी, ये बस्तियां बसाने में गिरोह काम करते हैं, उसमें राजनीतिक गिरोह भी होते हैं और वो भी गिरोह होते हैं जो बाहर से लाखों को बसाते हैं और बाद में वो वोट बैंक में कन्वर्ट करते हैं। बहुत संक्षेप में आपकी राय? असल में क्या है, किसानों की फसल से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई जो राजनीतिक फसल जो होती है ना, पूरा का पूरा जो सिस्टम का पूरा सेंटर्ड है वो उसी पे हो रहा है।
और इसी के चलते ये सारे जिन चीजों को हम फेस कर रहे हैं ना, उसी का परिणाम है। ठीक, बिल्कुल जी। दाव पे लग जाती है पूरी बस्तियां। जो तो एक बार याद आया मुझे, दुष्यंत कुमार ने कहा था कि बाढ़ की संभावनाएं सामने और किनारों पे घर बने हैं। तो ये उसी तरह की स्थितियां हैं कि किनारों पे जो घर बस रहे हैं, मतलब ये शहर में जो रिस्क ली जा रही है ये वो है। तो कुल मिलाकर आपने दुष्यंत की जी बात से हम इस पूरी चर्चा को खत्म करते हैं कि बाढ़ की संभावना और किनारों पर घर बसे हैं। बारिश तो हो रही है, लेकिन अगर लोग पेड़ लगाएंगे तो हमें लगता है कि बारिश का कहर तो अपनी जगह है, लेकिन पेड़ अगर लगते रहे और नदियां बचती रही तो शायद आने वाले दिनों में बारिश तो होगी, लेकिन कहर उसका कम हो सकेगा। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।